औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 6 हमारा। काफ़ी चीज़ें इससे पेपर में आती हैं हमारे पेपर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं। रिएक्शन तो होते ही केमिकल हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। जो रिएक्टेंट, अच्छा, जो चीज़ मिक्स की जाती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होती है। तो जब मिक्स के ये जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट कुछ चीज़ों को मिलाया जाता है तो रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनाता है। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वापस रिएक्टेंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो जो बोथ डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरे हमारे पास होते हैं, जैसे ये है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन लिखे हुए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो अमोनिया बन गया। और अमोनिया के बाद इसको अगर सेपरेट करना चाहें तो ये रिवर्सिबल यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा मूव हो जाता है। इसी तरह ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको डबल एरो से शो किया जाता है, जैसे ये डबल एरो बने हुए हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान है। दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, दो रिएक्शन के जो कन्वर्ट होते हैं सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। जो एक दफ़ा जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो वो वापस नहीं आती, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें गैसेस की होती हैं। ज़ाहिर है दो चीज़ें मिली और गैस बन गई तो गैस बन के इवॉल्व हो गई। अब आप हवा को पकड़ के वापस रिएक्ट करके आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। गैसेस तो मिक्सचर गैस जो भी गैस बन रही है तो गैस को तो कन्वर्ट जो है करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन है NaCl का, AgNO3 का, ये भी रिवर्सिबल नहीं होता। तो बहुत सारे रिएक्शन हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, उसको सिंगल एरो से शो करते हैं। और अब तक हमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है वो सिंगल एरो की पढ़ी है हमने, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो वापस भी कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो डेफिनेशन पेपर में टॉपिक आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, द स्टेट विच द रेट फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू द रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किस तरह होता है, अब हमने ये एक ग्राफ बनाया हुआ है टाइम और कंसंट्रेशन का, यानी हमने चीज़ें मिलाना शुरू करूँ कितने टाइम के अंदर इक्विलिब्रियम बनेगा और कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो देखो ये जो एरो बनाए हैं ये रफली हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने ये रिएक्टेंट का हमारे पास ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का। जैसे जैसे दो चीज़ें मिल के मिलना शुरू हुई तो उसका प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मिलती गई और जब यहाँ पर पहुँची, क्या डेफिनेशन है हमारे पास, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू ईच अदर। जब इक्वल्स हो जाएँ तो यहाँ पर ये जब यहाँ पर पहुँची और ये जो है यहाँ पर प्रोडक्ट पहुँची तो ये जगह जो है इस टाइम में इक्वल हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। एस्टेब्लिश का मतलब इक्विलिब्रियम बन गया हमारा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट बनना शुरू हुआ वैसे वैसे प्रोडक्ट हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा बना, प्रोडक्ट पूरा बन गया, तो ये एक ही जगह पे आ गया। सो दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा जी, अब जो है वो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद अब हमारे पास बहुत अहम टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा बहुत ज़्यादा पेपर में आता है इस चैप्टर से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इंट्रोडक्शन तो इसका है कि, ठीक है ना, गोल्डबर्ग नामी साइंटिस्ट ने जो स्वीडन थे 1864 के अंदर जो है इनको लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। वैसे ये इक्वेशन हमारे पास होती है लॉ ऑफ मास एक्शन में कि एक हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो A है, दूसरा रिएक्टेंट जो है वो B है। A और B को दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है। M इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ A, यानी कितने मोल्स इसके मौजूद हैं, M इसके मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं, और N जो है वो B के हैं। जब इन दोनों को मिलाया तो C और D हमारे पास प्रोडक्ट बनी, और X मॉलिक्यूल जो हैं या मोल्स जो हैं वो C के हैं और Y जो हैं वो D के हैं। जैसे रिएक्शन हम करते हैं बराबर में नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के। ये किस तरह होता है देखें, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A मल्टीप्लाई B, और दोनों के मोल जो हैं वो पावर में आ जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आया K,
अगेन देख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, उसका मॉलिक्यूल उसकी पावर में चले गए उसके मोल्स, और बी प्रोडक्ट ऑफ दोनों का जो है वो, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मोल्स जो हैं इसकी पावर में चले गए। प्रोपोर्शनलिटी हटा इज इक्वल टू और कांस्टेंट आया। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, इसके जो मोल्स हैं इसकी पावर में चले जाएंगे, इसके जो मोल्स हैं वो इसकी पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी के मोल्स जो है वो एक्स ऊपर आ गए, डी के मोल्स वाई ऊपर आ गए, दोनों प्रोपोर्शन हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू आया और कांस्टेंट आया। ठीक है, यहाँ के साथ छोटा सा एफ लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये के साथ आर लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। ठीक है ना, क्योंकि एक आपने फॉरवर्ड रिएक्शन लिया है और आपने एक रिवर्स लिया है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पीछे आपने देखा जो ग्राफ बना है, दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या फार्मूला बना है ये, और रेट ऑफ रिवर्स का ये। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे ये आ गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पर ये आ गया। ठीक है, तो इस के आर को मैं यहाँ नीचे ले आया और ए बी को यहाँ नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। तो देखें ये के एफ ऊपर है और के आर नीचे, और ये सी और डी के नीचे जो है वो ए और बी आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मेंशन कर दें देयरफॉर करके कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी जो होता है वो के एफ अपॉन के आर के बराबर होता है। तो ये के अपॉन के आर की जगह आ गया के सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें सी और डी क्या थी, प्रोडक्ट थी, और ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो अब हमारे पास फार्मूला ये बन गया कि के सी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किस फॉर्म में होती है, जितनी भी प्रोडक्ट होगी वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी और उनके जो बराबर में मोल्स होंगे वो ऊपर जाकर पावर बन जाएंगे, और जो रिएक्टेंट के होंगे वो रिएक्टेंट भी मल्टीप्लाई होंगे और उनके जो मोल्स होंगे वो भी पावर बन जाएंगे। तो उनकी क्वांटिटीज़ को ये इसके न्यूमेरिकल आते हैं के सी के, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। The above expression is called equilibrium expression where the Kc is equilibrium constant with respect to concentration. Concentration के हिसाब से Kc की वैल्यू अलग होती है, एसिड की अलग होगी, बेस की अलग होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की अलग, स्ट्रॉन्ग बेस की अलग, वीक एसिड की अलग, वीक बेस की अलग। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, एक Kc होता है और एक Kp होता है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गैसियस स्टेट, कंसिडर अ रिवर्सेबल प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट आर गैसेस एज शोन। अब ये ए गैस है, छोटा जीव का मतलब होता है गैस, यहाँ पे एस लिखा होता है तो वो सॉलिड होता है। ठीक है ना, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, गैस जी है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसको भी अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे लेकर आऊँ कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट, द पार्शियल प्रेशर, जो आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है, प्रेशर ऑफ गैस आर इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमने इसको लिखना है, तो प्रेशर ऑफ गैस सी और प्रेशर ऑफ गैस जी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस ए और प्रेशर ऑफ गैस बी। यहाँ पर कोई मोल्स नहीं है, 1 मोल्स हैं और पावर 1 भी लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड के पी। ठीक है ना, तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, के सी एंड के पी। तो अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, ये भी पेपर में आता है रिलेशन पूछने का। तो अगर जो है हमारे पास के पी और के सी की दोनों की वैल्यूज़ बराबर हों, ठीक है ना, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन अ केमिकल रिएक्शन इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, तो के सी बराबर है के पी के। तो वो किस तरह होगा, तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है, नो चेंज है, तो इसका मतलब के पी और के सी बराबर हैं। ठीक है, अगर जो है वो के पी बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, व्हेन द रिएक्शन अकर इन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स सच एज, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब के पी बड़ा होगा के सी से। ठीक है, और यहाँ पर जब के पी बड़ा होगा के सी से और के पी छोटा हो के सी से, तो नंबर ऑफ़ मोल जो है वो ग्रेटर दैन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन की जो है वो एप्लीकेशन है, और प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये भी पेपर में आता है प्रिडिक्ट करना। ठीक है ना, ये पीछे वाला केस आता है और ये भी, आपको ऐसे ही सवाल मिल जाएंगे जिस तरह यहाँ है। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये के हमारे पास। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं के कांस्टेंट की। इट इज़ ग्रेटर देन के सी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे
किसी भी केमिकल इक्वेशन का डिवाइड करके जो आंसर निकालेंगे वो आंसर या तो ग्रेटर देन होगा Kc से, या लेस देन होगा, या इक्वल टू होगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हमारे पास होगा, उस रिएक्शन का जो आंसर आएगा वो या तो ग्रेटर होगा, या लेस होगा, या इक्वल होगा। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर हमारा रिएक्टेंट, हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है इट इज़ ग्रेटर देन Kc, तो हमारा रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन, यानी रिवर्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। अगर हमारी प्रोडक्ट लेस देन आती है, यानी Kc की वैल्यू बड़ी आती है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आती है, तो राइट साइड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारी जो है वो Kc की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों बराबर आ जाती हैं, जैसे नॉर्मली Kc की वैल्यू 4 होती है, तो अगर ये भी 4 आ जाती है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन और इसके प्रेडिक्शंस, ये हमारे पास टोटल इसके एग्जांपल्स और ये इसके डायरेक्शंस के बारे में है। ठीक है।